नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम की यात्रा पर रहीं, जहां उन्होंने तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर नया इतिहास रचा। इसके अलावा असम विधानसभा में लोक महत्व के मुद्दे उठे, तो वहीं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों ने भी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलकर चीन ने पुरानी चाल चली, जिसका भारत ने तगड़ा जवाब दिया। बहरहाल, आइए एक नजर डालते हैं पूर्वोत्तर से इस सप्ताह की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं असम की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर वायुसेना अड्डे पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह किसी लड़ाकू विमान की उनकी पहली उड़ान थी। हम आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI 2 सीट वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया है और इसका निर्माण लाइसेंस के तहत भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। हम आपको यह भी बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में देश के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। इसके अलावा प्रधान न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं की जड़ को दूर करने के लिए इसका हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए जिन पर इसे लागू करना होता है। उन्होंने कहा कि जब कानून की समझदारी से व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है तो लोगों का सामाजिक संरचना में विश्वास पैदा होता है और यह न्याय की दिशा में आगे की ओर कदम होता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 दशक से भी अधिक समय तक 7 पूर्वोत्तर राज्यों की अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से सेवा करने और क्षेत्र के विविध समुदायों के पारंपरिक कानूनों को बरकरार रखते हुए न्याय सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सराहना की। इसके अलावा केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन तथा असम, मेघालय और मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ में योग महोत्सव में भाग लिया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भी योग महोत्सव में भाग लिया। तंजानिया, युगांडा, केन्या, टोगो, नेपाल, नाइजीरिया, लेसोथो, बोत्सवाना, मिस्र, नामीबिया और दक्षिण कोरिया के विद्यार्थियों तथा योग के प्रति उत्साही लोगों ने भी योग महोत्सव में भाग लिया। हम आपको बता दें कि यह महोत्सव 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू होने को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथियों के साथ करुणापूर्ण व्यवहार करने और हाथियों के गलियारों को निर्बाध रखने का लोगों से आग्रह किया है ताकि यह वन्य जीव सुगमता से आवाजाही कर सके। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मानव हाथी संघर्ष का गहन विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि हाथियों के प्राकृतिक मार्गों में रुकावटें हैं और मानव इसके लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति ने अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन गज उत्सव 2023 के उद्घाटन के मौके पर कहा, हाथी बुद्धिमान और दयालु जानवर होते हैं और लोगों को उनके साथ करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य रेंज के अंदर जीप से सफारी की। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मिहिमुख पॉइंट से उद्यान के भीतर गईं और एक सींग वाले गैंडे, जंगली भैंसों, हिरण और पक्षियों समेत अन्य पशु पक्षियों को देखा। द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान के अंदर हाथियों को कुछ खाने का सामान भी दिया। इसके अलावा असम पुलिस में 535 महिलाओं सहित कुल 1715 कांस्टेबल लचित बोड़फुकन पुलिस अकादमी से उत्तीर्ण हुए, जो राज्य में उत्तीर्ण हुआ अब तक का सबसे बड़ा बैच है। असम पुलिस का यह 178वां बैच अकादमी का पहला बैच है। वर्ष 1947 में स्थापित किए गए पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के उन्नयन के बाद उसे अकादमी में तब्दील किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पुलिस महानिदेशक GP सिंह ने गोलाघाट जिले के देरगांव स्थित अकादमी के परिसर में आयोजित पासिंग आउट परेड में नए रंगरूटों से सलामी ली। असम सरकार ने कहा है कि पुलिस को उन मामलों में क्लीन चिट नहीं दी गई है जिनमें हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की गोलाबारी में आरोपी या तो मारे गए अथवा घायल हो गए। सरकार ने कहा कि मुठभेड़ों में कोई भी नहीं मारा गया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई में अपराधी हताहत और घायल हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ में मौत होने की घटना पर एक सवाल का जवाब देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में कहा, पुलिस मुठभेड़ों में कोई भी नहीं मारा गया है। सरकार ने सदन में बार बार यह बयान दिया है, हम बार बार अपने पुलिसकर्मियों को सवालों के घेरे में क्यों रखें। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके पास राज्य में गृह विभाग भी है, उनकी ओर से जवाब देते हुए हजारिका ने कहा, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारा है। पुलिस कार्रवाई में केवल अपराधी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों पर उस वक्त गोली चलानी पड़ी जब उन्होंने हथियार छीनने या हिरासत से भागने की कोशिश की। हम आपको बता दें कि असम में मई 2021 से फरवरी 2023 तक पुलिस कार्रवाई के कुल 138 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 26 लोग मारे गए हैं और 120 घायल हुए हैं। इसके अलावा असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद का इस साल के अंत तक समाधान कर लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद का समाधान तलाशने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने राज्यों के गठन के समय सीमा का सीमांकन नहीं करने के लिए असम व केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।
इसके अलावा G20 के रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक असम में हुई, जिसमें समावेशी विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 दिवसीय बैठक में 3 व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पहले क्षेत्र के तहत हमने वैश्विक स्तर पर कौशल अंतराल के संबंध में विचार विमर्श किया। दूसरा क्षेत्र अल्पकालिक नियुक्ति वाले कार्य, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा रहा। अंतिम खंड सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्त पोषण रहा। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल की गुवाहाटी में एक रैली के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर आलोचना की है। उन्होंने आम आदमी प्रमुख को डरपोक बताते हुए कहा कि उनकी वीरता विधानसभा के भीतर तक ही सीमित है। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन मैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें नियमों के तहत संरक्षण प्राप्त है। मैंने उन्हें सदन के बाहर वही आरोप दोहराने की चुनौती दी थी और फिर मैं उन्हें अदालत में देखूंगा। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला, लेकिन मेरे खिलाफ आरोपों पर कुछ नहीं कहा। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और सभी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि आप सरकार ने 7 वर्षों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया और असम में भारतीय जनता पार्टी भी लगभग इतने ही समय के लिए सत्ता में रही है, लेकिन उसने गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने एक रैली में कहा कि दिल्ली और पंजाब में आप सरकारें मुफ्त बिजली दे रही हैं और अगर यह पार्टी असम में सरकार बनाती है तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। उन्होंने असम में सत्ता में आने पर राज्य के सभी बेरोजगार युवकों के लिए नौकरियों का वादा भी किया। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सहायता अनुदान के रूप में पूर्वोत्तर राज्य को 22.74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण सड़क विकास योजना के क्रियान्वयन में राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण करने को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह राज्य भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और गढ़े गए नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब हाल ही में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए थे। चीन इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मनगढ़ंत नाम रखने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने राज्य की जनता से अपील की है कि वह मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता फैलाने से इस समस्या का अंत नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके खिलाफ ठोस प्रयास नहीं किए जाते। पूर्वोत्तर क्षेत्र युवा आयोग की ओर से मादक पदार्थ रोधी अभियान की शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक निष्ठा से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर मादक पदार्थ के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आयोग को सुझाव दिया कि वह इस अभियान में परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में चकमा स्वायत्त जिला परिषद यानी CADC के लिए मई में चुनाव होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। राज्य के निर्वाचन अधिकारी लेमा चोजाह ने बताया है कि 20 सदस्यीय जिला परिषद के चुनाव की तारीख की घोषणा इस माह के आखिर तक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा CADC चुनाव परिषद का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के शीघ्र बाद मई में होंगे। उन्होंने कहा कि परिषद का वर्तमान कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मिजोरम के मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी JPM ने सोमवार को लुंगलेई नगर पालिका परिषद यानी LMC की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करके सत्ताधारी MNF को तगड़ा झटका दिया है। JPM को कुल मतदान का 49.31% हिस्सा मिला, जबकि सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को केवल 29.4% वोट मिले। वर्ष 2017 में इसके गठन के बाद से यह पहला मौका है जब किसी स्थानीय निकाय चुनाव में JPM ने बहुमत हासिल किया है। हम आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा में JPM के 6 सदस्य हैं, जबकि MNF के पास 28 विधायक और कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में 1 विधायक है। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। आइजोल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जोर दिया कि मिजोरम में शांति बहाली भारतीय लोकतंत्र की जीत का उदाहरण है। शाह ने 2414 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 परियोजनाओं में से कुछ का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, मैं पूर्वोत्तर के शेष सक्रिय उग्रवादी संगठनों से मुख्यधारा में लौटने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने तथा क्षेत्र और देश के विकास में योगदान की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, मिजोरम में शांति स्थापित हो गई है जहां उग्रवाद हुआ करता था। यह भारत के लोकतंत्र की जीत का अभूतपूर्व उदाहरण है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी यात्रा केंद्र के साथ राज्य के संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मणिपुर में उखरुल जिले के फुंगरी तांग और व्यूलैंड क्षेत्र के बीच एक ID विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घायल हुए 5 लोग मणिपुर के नहीं हैं। घायलों को इलाज के लिए उखरुल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संजय कुमार प्रसाद और मंगल महतोन को बिहार
के निवासी हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। ये दोनों वीलैंड में रहते हैं। वहीं अन्य 3 खतरे से बाहर हैं। पुलिस विस्फोट के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। विस्फोट के कारण सड़क पर एक गड्ढा भी हो गया। इसके अलावा मणिपुर के आदिवासी और पहाड़ी मामलों के मंत्री लेटपाओ हाओकिप ने कहा है कि राज्य सरकार उन अवैध प्रवासियों के लिए चुराचांदपुर जिले के सिंघात में एक आश्रय स्थल खोलेगी जो म्यांमार से भागकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सिंघात थाना परिसर के 4 बैरक उन म्यांमार नागरिकों के लिए आश्रय स्थल होंगे जो अपने देश में अशांति के चलते वहां से भाग आए हैं। राज्य में म्यांमार के नागरिकों के प्रवेश के विषय पर मंत्रिमंडल की एक नवगठित उपसमिति के प्रमुख हाओकिप ने पुलिस और असैन्य अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा करने के बाद इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस आश्रय स्थल में 200 लोगों के ठहरने की क्षमता होगी। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने नागालैंड में शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम रद्द करने संबंधी 30 मार्च की अधिसूचना पर इस सप्ताह रोक लगा दी। इस अधिसूचना में अगले आदेश तक चुनाव रद्द किया गया था, जो कि लगभग 2 दशक बाद 16 मई को प्रस्तावित थे। आदिवासी और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद नागालैंड विधानसभा ने चुनाव नहीं कराने का संकल्प लेते हुए नगरपालिका अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। 30 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 निरस्त होने के मद्देनजर अगले आदेश तक पूर्व में अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा नागालैंड में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे के अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया। कोहिमा में ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय में विश्वास रखने वाले लोगों ने ईसा मसीह के बलिदान के प्रतीक और लकड़ी से बने सलीब के साथ ओल्ड MLA हॉस्टल जंक्शन से सेंट फ्रांसिस डे सेल्स पेरिश तक मार्च किया। इस दौरान लोग विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेने के लिए गिरजाघरों में भी एकत्र हुए। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन ने गुड फ्राइडे पर अपने संदेश में कहा, ईसा मसीह की मृत्यु ने पाप के लिए प्रायश्चित के तौर पर बलिदान देने को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ट्वीट किया, हम ईसा मसीह के सर्वोच्च बलिदान और हमारे लिए निस्वार्थ प्रेम को याद करते हैं। इसके अलावा केंद्र ने 3 नागा विद्रोही समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को गुरुवार को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन यानी NSCNR और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो के बीच संघर्ष विराम समझौते जारी हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन तीनों समूहों के साथ जारी संघर्ष विराम समझौतों को 1 साल की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है। त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा ने कहा है कि राज्य की जनजातीय आबादी की समस्याओं के संवैधानिक समाधान पर गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ हुई चर्चा सार्थक और बेहद संतोषजनक रही। प्रतिनिधिमंडल में शामिल टिपरा मोथा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अनिमेश देबबर्मा ने कहा कि बुधवार को गुवाहाटी में चर्चा के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन यानी NEDA के संयोजक शर्मा ने वार्ता में उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य की समस्याओं, विशेष रूप से मूल निवासियों की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। हम आपको बता दें कि शर्मा वार्ता में केंद्र की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देबबर्मा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बोलते हुए NEDA के संयोजक ने हमसे कुछ समय इंतजार करने का अनुरोध किया, क्योंकि केंद्र सरकार मूल आबादी के साथ साथ राज्य के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत समाधान योजना तैयार कर रही है। उन्होंने हमारी समस्याओं के संवैधानिक समाधान के लिए एक वार्ताकार की नियुक्ति का भी आश्वासन दिया। हम वार्ता से काफी संतुष्ट हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।